Sampling method. Blalock 1960 indicated that most sampling method could be classified into two categories, non-probability sampling method and probability sampling method. 1960 में ब्लालॉक ने दो तरीके की क्लासिफिकेशन दिए हैं, दो कैटेगरी में सैम्पलिंग मेथड के, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. Non-probability sampling methods are those that provide no basis of estimate how closely the characteristic of the sample approximate the parameter of population. कहने का मीनिंग ये है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो तरीका होता है जो आपको कोई भी बेस नहीं देता कि आप ये बता सकें, आपके पास कोई प्रूव नहीं कि आप ये बता सकें कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल पॉपुलेशन से कितनी मात्रा में या कितनी हद तक समानताएं रखता है. रीज़न डू नॉट यूज़ द टेक्निक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. इसका कारण ये होता है कि आपने रैंडम सैम्पलिंग नहीं की होती है, आप कुछ चुनिंदा लोगों को ले लेते हैं. इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके द्वारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है. नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में जो फर्स्ट है वो हैप्पैज़ार्ड, एक्सीडेंटल और कन्विंसिंग सैम्पलिंग, सेकंड क्वेटा सैम्पलिंग, थर्ड परपोसिव सैम्पलिंग, फोर्थ स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड लास्ट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. इसकी हम डिटेल्स अब पढ़ेंगे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्पैज़ार्ड सेटिंग. इसे एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है. Sampling produce ineffective, highly unrepresentative sample and it is not recommended. एक्चुअली ये सैम्पलिंग करने का कभी भी सजेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें जो रिसर्चर है उसके लिए ये सैंपल अचानक से ही उसकी उठा लिया जाता है. वो अपने कुछ भी ऐसे ही चुन लेता है किसी को भी अपनी रिसर्च के लिए. दूसरा, ये उसके कॉज को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है. जिस चीज़ के लिए वो रिसर्च कर रहा है वो पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट करता है. और ये सैंपल काफ़ी चीप एंड क्विक होते हैं, यानी कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत जल्दबाजी में कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं. इसका एग्जांपल है लाइक टेलीविज़न इंटरव्यू. पीपल लुक नॉर्मल to them and avoid people who are unattractive, poor, very old or inarticulated. जैसे कि टेलीविज़न इंटरव्यू में सिर्फ अच्छे लोग दिखने वाले लोगों को ही इंटरव्यू में लिया जाता और पुअर, इनएजुकेटेड, ओल्ड या जो लोग उनके इंटरव्यू के पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हो उनको इंटरव्यू के दौरान इग्नोर कर दिया जाता है. तो ये उसका एग्जाम्पल है. क्वेटा सैम्पलिंग इज़ बेटर देन हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग. उससे ज़्यादा बेटर है ये. ए रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाई रिलीवेंट कैटेगरी of people like male, female, under age of 30, 30 to 60 or over 60 etc. then decided how many to get in each category. एक्चुअली इसमें क्या है, क्वेटा को श्रेणी कहते हैं. श्रेणी के आधार पर ही रिसर्चर अपना पॉपुलेशन में से सैंपल को चुनता है और उसके बाद उसकी कैटेगरीज डिसाइड की जाती है. दिस टेक्निक एंश्योर दैट सम डिफरेंसेस आर इन द सैंपल. ये कैटेगरी इसलिए बनाई जाती है कि ताकि कुछ ना कुछ सैंपल में अंतर दिखाई दे. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं. वंस द क्वेटा सैंपल फिक्सेस द कैटेगरी एंड नंबर ऑफ द केसेस इन ईच कैटेगरी, ही और शी यूजेज हैप्पैज़ार्ड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग. एक बार जब आप कैटेगरी का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद वो वही हैप्पैज़ार्ड और एक्सीडेंटल वाला सैंपल टेक्निक अपनाने लगता है. नथिंग कैन प्रिवेंट द रिसर्चर फ्रॉम सिलेक्टिंग पीपल हु एक्ट फ्रेंडली और हु वांट टू इंटरव्यू. अब क्या है, इसके दौरान जो रिसर्चर है ना वो रोक नहीं सकता खुद को. अगर वो कुछ लोग उससे बहुत फ्रेंडली हो या इंटरव्यू देने के इच्छुक दिखें तो वो उनको भी चुन लेता है. तो गलती वो वही करता है जो एक्सीडेंटल और कन्विंसिंग सैम्पलिंग में करता है. सेकेंड है, आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन इंटरव्यूअर चूज हु दे लाइक एंड हु आर ईज़ायर टू इंटरव्यू, सो सैम्पल बायस टेकन. और इसी वजह से उसकी रिसर्च सैम्पल में बायस या पक्षपाती होना दिखाई देता है. बिकॉज नॉट यूजिंग रैंडम मैथड. यहाँ पर भी वो रैंडम मेथड नहीं ले रहा है. सो इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट एक्यूरेसी. तो उसकी रिसर्च में एक्यूरेसी
यानी कितनी शुद्धता है वो दिखाई नहीं देती। एडवांटेज क्या है इसके? इज़ ए पॉपुलर मेथड, ये बहुत प्रसिद्ध मेथड है बिकॉज रिसर्चर इज़ ए फ्यू कंट्रोल इनटू द रिसर्च प्लान एंड दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट एंड लेस कॉस्टली। क्योंकि ये बहुत ईज़िली से मिल जाते हैं इसके रिसर्च के जो सैंपल्स हैं, और इसकी कोई ख़ासी कॉस्ट नहीं आती है। तो ये इसका एडवांटेज। पर्पोसिव सैम्पलिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, पर्पोसिव पर्पस से बना है, यानी कि कोई उद्देश्य पूर्ण करने वाला। फॉर स्पेशल सिचुएशन और वैल्यूएबल काइंड ऑफ सैम्पलिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू रखती है ये सैम्पलिंग, और बहुत स्पेशल सिचुएशंस में ही की जाती है। यानी कि किसी चीज़ का नतीजा जानने के लिए कुछ उद्देश्य पूर्वक निर्धारण करते हैं आप कुछ सदस्यों का, जिसके ऊपर ही आप ये सैम्पलिंग करेंगे। यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी और फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जब आप खुले में रिसर्च करें तब, और किसी चीज़ की खोज करने के लिए पर्पोसिव सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। द जजमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट केसेस और ए स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी स्पेशल केस को दिमाग में रखते हुए उसका जजमेंट लेने के लिए ये सैम्पलिंग की जाती है। रिसर्चर नेवर नो वेदर द केस सिलेक्टेड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। रिसर्चर को कभी भी ये पता नहीं होता कि उसे कहाँ से अपने केस को सिलेक्ट करना है। Researcher only goes to the those people who, in his or her opinion, are likely to have the required information and be willing to share it. रिसर्चर उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करता है जहां पे उसके सैंपल के ओपिनियन को देने वाले लोग या तो ऐसी इच्छा जाहिर करें या फिर उस रिसर्च से संबंधित कोई सूचना रखते हों। एग्जाम्पल में एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी नेशनल इशू इज सैम्पल ऑफ जर्नलिज्म टीचर्स एंड लेजिस्टर्स। एक्चुअली जैसे एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय इशू, किसी भी तरीके की राष्ट्र में अगर दिक्कत होती है तो एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि जनसंख्या उसके बारे में या वहाँ की उस नेशनल में रहने वाले लोग उसके प्रति क्या अपना ओपिनियन रखते हैं। इसी तरीके से जर्नलिस्ट और टीचर्स वगैरह, तो ये एक पर्पस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये सैम्पलिंग की जाती है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये लेस कॉस्टली होता है, आपको पहले से पता होता है आपको अपने सैंपल कहाँ से लेने हैं। मोर रेडिली एक्सेसिबल, क्रियान्वित करने में, रिसर्च को लाने में बहुत जल्दी ये रेडी रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सैंपल को भी पता होता है कि उससे किस बारे में बातचीत की जानी है। सिलेक्टेड ओनली दोज इन इंडिविजुअल हु आर रिलेवेंट टू दीज रिसर्च एरिया, क्योंकि सैंपल आप उसी रिसर्च एरिया से उठा रहे हो तो वो अपने फील्ड में वैसे ही महारत हासिल किए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमें इस फील्ड में क्या बोलना है, क्या सिलेक्ट करना है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि नो वे टू एंश्योर दैट द सैंपल इज ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, कि आपने जो सैंपल लिया है वो आपकी पॉपुलेशन को वास्तविक रूप में रिप्रेजेंट कर भी पाएगा या नहीं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, जैसे कि आप नेटवर्क, चेन रेफरल और रेपुटेशन सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली बेसिकली सोशियोमेट्रिक, ये समाज में आपके कितने रिश्ते हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं, कितने लोगों के संपर्क में हैं, उसके आधार पर डिपेंड करता है। कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन वन एट द एंड ऑफ डेटा कलेक्शन, respondent provide contact information for the other potential respondents, then contact with them and they provide more contact। एक्चुअली एक व्यक्ति से आप कांटेक्ट करते हैं, वो आपके रिसर्च के क्वेश्चन के आधार पे अपना रिस्पॉन्स देता है, फिर वो आप उसी से ही उसी तरीके के किसी दूसरे का एड्रेस मांगते हैं, तो वो आगे उसको रेफरल, इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, फिर आप उससे तीसरे का रिस्पॉन्स लेते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के ऊपर चलती रहती है, और आप अपने एक कांटेक्ट से बाकी के दूसरे कांटेक्ट को अप्रोच करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक कांटेक्ट से काफ़ी सारे कांटेक्ट मिल जाते हैं और अपनी रिसर्च का रेस्पॉन्स भी मिल जाता है। मोस्ट यूज़फुल व्हेन देयर आर वेरी फ्यू मेथड टू सिक्योर द लिस्ट, जब आपके पास बहुत
कम अ, लोग हों अपनी रिसर्च के लिए, तब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इज़ अननोनेबल, जब आपके पास ऐसी पॉपुलेशन हो जो अज्ञातित हो, यानी आप जिसके बारे में जानकारी नहीं रखते, तो एक से दूसरे का संपर्क लेते। ज़्यादातर एलएमएल की जो कंपनियां होती है वो इसी तरीके की फंडिंग के ऊपर अपनी कंपनीज को रन करती हैं। इसके एडवांटेज हैं, हैज़ प्रूवन वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पिंग in studying small information social group and its impact upon formal organizational structure, reveal communication pattern in community organization। एक्चुअली क्या है, एक सामाजिक ग्रुप मिल जाता है आपको जो कि अपनी स्टडी के लिए आपको प्रॉपर उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है जितनी आप उससे लेते हैं, और एक ही ग्रुप के काफ़ी सारे लोगों से आपका संपर्क हो जाता है। इस तरीके से उस कम्युनिटी का एक पूरा संगठन आपको मिल जाता है बातचीत करने के लिए। लेकिन इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज हैं, व्हेन इट एक्सीडेड 100 और मोर बिकम क्लमजीनेस एंड डिफ़िकल्ट। जब 100 से ज़्यादा लोग हो जाए आपके पास में सैंपल में, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको मेंटेन करना। नॉट अलाउ यूज़ प्रोबेबिलिटी सोशल मेथड इंट्रोड्यूस बायस, और इसी वजह से इसके ऊपर आप स्टैटिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर पक्षपाती या बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द लास्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाम से पता चल रहा है सिस्टमैटिक यानी एक क्रम में रहेगी ये सैम्पलिंग। एज ड्राइंग और सिलेक्टिंग एवरी 9% फ्रॉम प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एलिमेंट। पहले से तैयार की हुई किसी भी सूची में से अगर आप ये पहले ही फिक्स कर लें कि हर पांचवा, हर नवा या हर 10वां या हर दूसरा व्यक्ति हमें चुनना है, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 60 स्टूडेंट क्लासेस सिलेक्ट एवरी फिफ्थ वन। जैसे कि 60 स्टूडेंट की क्लास में से आप हर पांचवे को चुन लें। इसके एडवांटेज हैं, क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए सैम्पल, बहुत जल्दी से आप सैम्पल को चुन सकते हैं। वेरी इजी टू चेक, इसको जांचना भी बहुत आसान है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है सैम्पलिंग एरर, यानी सैंपल चुनते वक्त आपने जो हर पांचवा, दूसरा, तीसरा, 10वां व्यक्ति चुना है, कि क्या वो आपकी रिसर्च के लिए वाकई में उचित है भी या नहीं, उसके पास वो सूचनाएं या इंफॉर्मेशंस हैं जो आपकी रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि नहीं। इस तरीके से ये सैम्पलिंग एरर देते हैं। थैंक यू सो मच।